वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम वंस अगेन। सबसे पहले एक गलती जो मैंने की उसका करेक्शन मुझे करवाना है। जो मैंने न्यूमेरिकल दिया था तुम लोगों को कल, यह न्यूमेरिकल था, तुम्हारी नज़र के सामने है। इसका सॉल्यूशन बनाया गया था, मैं तुमको दिखा रहा हूँ शुरू से लेकर के। ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट था, उसके पैरामीटर्स दिए हुए थे। ये कैलकुलेशन था सॉल्यूशन का, तुम देख रहे होगे। ये भी तुमने देखा सॉल्यूशन, जिसमें कि E1 का वैल्यू कैलकुलेट किया गया, जिसका एंगल 0.73 डिग्रीज था। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोगों ने I0 वगैरह का कैलकुलेशन किया था, फिर I1 का कैलकुलेशन किया था और फाइनली V1 का कैलकुलेशन किया था। यहाँ तक तो सब चीज़ ठीक थी। उसके बाद आखिरी पेज पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, वो ये की कि इनपुट पावर फैक्टर शुड बी द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन V1 एंड I1। V1 और I1 के बीच का एंगल हमको लेना चाहिए था। हमने उस वक्त रात के तकरीबन 3 बजे हम लोग कर रहे होंगे शायद, हो सकता है कुछ नींद का भी गलबा रहा हो, मैं नहीं जानता हूँ क्या हुआ। ओवरसाइट की वजह से मैंने E1 का एंगल ले लिया, E1 और I1 के बीच का एंगल निकाल करके निकाल दिया इनपुट पावर फैक्टर, जो कि एक गलत बात है। अब उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, गौर से देखो। ऊपर मैंने दिखाया है इट इज़ रॉन्ग पीएफ एंगल टेकन हियर। गौर से देखो, 0.73 एंगल जो था वो एंगल था E1 का। I1 का एंगल ठीक है, तो यहाँ से जो कैलकुलेशन हुआ वो गलत है। अब मैंने उसको करेक्ट किया। अब इनपुट पीएफ है cos 1.44 डिग्री, जो V1 का एंगल था, और ये I1 का एंगल है, ये वाला। तो टोटल हो गया cos 39.43 डिग्री लैग, एंड दैट इज 0.7724 लैग। अब ये करेक्टेड पीएफ एंगल के साथ कैलकुलेशन हो गया। तो सबसे पहले तो इस गलती की मैं माफ़ी चाहता हूँ तुम लोगों से कि ये गलती मैंने की, और उससे ज़्यादा मुझे दुख इस बात का है कि तुम में से किसी ने पिछले 24 घंटे में मुझे पॉइंट आउट नहीं किया कि ये गलती मैंने की है। किसी ने नहीं। न तो मैंने कहीं पर देखा इसको फेसबुक पे, न टेलीग्राम पे, न यूट्यूब के कमेंट पे, किसी ने नहीं इस गलती को पॉइंट आउट किया कि मैंने इनपुट पावर फैक्टर में एंगल गलत लेकर के निकाल दिया है। मुझे इस बात का दुख है। जानते हो पॉइंट आउट किसने किया? पॉइंट आउट एक ऐसे आदमी ने किया जिससे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। समझ रहे हो? जिससे उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। प्रोफेसर अरविंदन है, तमिलनाडु में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उन्होंने मेरा वीडियो देखा था। उन्होंने हमको कहा कि सर आपने ये कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे इस बात की खबर कर दिया और मैं आज ये करेक्शन कर रहा हूँ। वरना तुम लोग तो ऐसे हो कि गलती अगर कर भी देगा आदमी तो तुम बताओ तक के नहीं। ऐसे काम चलता है। जैसे ही तुमको नजर आया, हमने तुमको पहले ही कहा था कि कोई भी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो या अदरवाइज मिस्टेक हो, फौरन पॉइंट आउट करो, मैं उसको करेक्ट करूंगा। मिस्टेक नीड्स टू बी करेक्टेड, नॉट रिपीटेड। रिमेंबर दैट ऑलवेज, चाहे वो तुम्हारी हो या किसी और की हो। इस बात का ध्यान रखो, ठीक है? तो खैर अब करेक्शन हो गया है। अरविंद का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बता दिया। एक्चुअली अरविंद वो हैं कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तो वो भी उसी सुपरवाइज़र के साथ पीएचडी कर रहे थे, और हम लोग एक ही रूम में हमेशा ऑलमोस्ट रहते थे। सो वी आर वेरी क्लोज। नेचुरली वह यहाँ पीएचडी करके फिर चले गए चेन्नई और वहाँ जॉब करने लगे। वो प्रोफेसर है वहाँ 2007 से, एंड आई वाज इन कांटेक्ट विथ हिम। इस किस्म में होली दिवाली वगैरह में हम लोग एक दूसरे को विश कर लिया करते थे। लेकिन ये यूट्यूब चैनल के बाद प्रोबेबली उन्होंने मुझके मेरे सारी वीडियोस को खुद देखना शुरू किया है। ज़ाहिर है साथ रहे हैं तो कुछ ताल्लुक़ भी होगा, कुछ मोहब्बत में भी देखते होंगे। लेकिन उन्होंने ये बात पॉइंट आउट की। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल। आई एम एक्सट्रीमली, अगर तुम सुन रहे हो अरविंद, आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू फॉर पॉइंटिंग आउट दिस मिस्टेक टू मी। नाउ आई हैव करेक्टेड इट। गॉड ब्लेस यू। ठीक है? तुम लोगों को याद होगा बच्चों कि मैंने कहा था कि हम लोग जो इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का बनाते हैं, तो गिवन द चॉइस हम लोग हमेशा उसको रेफर टू प्राइमरी बनाना पसंद करते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं वजह तुमको बाद में बताऊंगा। अब वो वक्त आ गया है। देखो,
अभी जो हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था वो रेफर्ड टू प्राइमरी था, रेफर्ड टू सेकेंडरी नहीं बनाया था। तो तुम गौर करोगे कि रेफर्ड टू प्राइमरी करने में हम लोगों ने किया क्या, सेकेंडरी क्वांटिटीज को रिफ्लेक्ट किया टुवर्ड्स प्राइमरी। क्या किया, जितने भी वोल्टेजेस थे उनको टर्न रेशियो ए से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने भी करंट्स थे उनको टर्न रेशियो ए से डिवाइड कर दिया, और जितने भी इम्पीडेंसेस या उनके कंपोनेंट्स थे उनको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना ही किया। अगर तुमको ये कहा जाए, भाई एग्जामिनर तो तुमको कुछ भी कर सकता है ना बच्चे, तुम क्या कहोगे कि हम ना करेंगे? अगर उसने तुमको कह दिया कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू सेकेंडरी, तो क्या करोगे? याद रखो, जितने भी वोल्टेजेस हैं उनको ए से डिवाइड कर देना, जितने भी करंट्स हैं उनको ए से मल्टीप्लाई कर देना, और जितने भी इम्पीडेंसेस हैं प्राइमरी साइड के जो रिफ्लेक्ट होंगे सेकेंडरी साइड में, उनको ए स्क्वायर से डिवाइड कर देना। समझ गए? इतना ही काम है और कुछ नहीं। सेकेंडरी से प्राइमरी में आप जा रहे हैं तो सेकेंडरी क्वांटिटीज में वोल्टेजेस को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा, करंट को ए से डिवाइड कीजिएगा, और इम्पीडेंसेस या उनके कंपोनेंट्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर आपको सेकेंडरी साइड में ही इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है और रेफर करना पड़ेगा प्राइमरी के क्वांटिटीज को, तब क्या कीजिएगा, प्राइमरी के जितने वोल्टेजेस हैं उनको ए से डिवाइड कीजिएगा, जितने करंट्स हैं प्राइमरी के उनको ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और जितने भी इम्पीडेंसेस हैं उन सबको ए स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा। यही रूल है। समझ गया? अब मैं तुमको बताऊं, ऑब्वियस चीज बताऊं कि हम क्यों प्रेफर करते हैं रेफर टू प्राइमरी। इसलिए प्रेफर करते हैं कि पैरामीटर्स में हमको सिर्फ R2 को R2 डैश बनाना पड़ा और X2 को X2 डैश बनाना पड़ा, बस ना। अगर हम सेकेंडरी में क्वांटिटीज को रेफर करते हैं तो तुम जानते हो ना कि एक्साइटेशन इज ए प्राइमरी फिनोमेनन। तुमको R1 को R1 डैश बनाना पड़ता, X1 को X1 डैश बनाना पड़ता, इसके अलावा RC को RC डैश बनाना पड़ता और X5 को X5 डैश बनाना पड़ता। 4 पैरामीटर्स को तुमको ट्रांसफर करना पड़ता। वोल्टेज का छोड़ दो, जो इम्पीडेंसेस के पैरामीटर्स हैं उनमें 4 पैरामीटर्स को तुमको ट्रांसफर करना पड़ता ए स्क्वायर से डिवाइड करके। तो कौन मुसीबत मोल ले, आ बैल मुझे मार, हम लोगों का आदत नहीं है उसकी। हमको जो आसान होगा हम वो करेंगे। हमको आसान समझ में आता है रेफर टू प्राइमरी करना, हम हमेशा रेफर टू प्राइमरी ही करेंगे जब तक कि कोई जालिम हम पर जुल्म करने के लिए तत्पर न हो जाए। तब तो मजबूरी है बेटा, मजबूरी है। काबुल के कुत्ते भी सब्र कर लेते हैं, क्या कहा जाए। ठीक है, अब एक इससे एसोसिएटेड बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ। देखो, प्राइमरी साइड हो या सेकेंडरी साइड हो, इस बात को हमेशा याद रखो कि R1 और X1 की रिलेशनशिप कुछ ऐसी होती है कि आमतौर पर X1 R1 से R से X1 R1 कर लो, X2 R2 कर लो, कोई भी X जो है वो अपने R से काफी ज्यादा होता है। समझ गए? जिसका मतलब ये है कि थीटा जो एंगल है, इम्पीडेंस एंगल, चाहे वो सेकेंडरी का हो या प्राइमरी का हो, ये एंगल खासा ज्यादा होता है। मैं तुमको एक अंदाजा देता हूँ, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स में थीटा का जो एंगल होता है 500 kVA तक के ट्रांसफार्मर में यूजुअली इसका रेंज होता है 70 डिग्री से 76 डिग्री तक, 70 डिग्रीज टू 76 डिग्रीज। मतलब समझ लो कि रफली 4:1 का रेशियो होता है। मतलब R अगर एक पार्ट है तो X 4 पार्ट होगा। 500 kVA से ऊपर के ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें ये रेशियो और ज़्यादा हो जाता है और तकरीबन 5, 5.5, 6 तक चला जाता है। मतलब वो जो एंगल होता है वो 80 डिग्रीज तक चला जाता है थीटा का। थीटा इज द इम्पीडेंस एंगल। इसलिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए जब तुम फेजर डायग्राम बनाने लगो तो IR का जो ड्रॉप दिखाते हो और IX का जो ड्रॉप दिखाते हो, हम तुमको स्केल पर करने के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई स्केल पर नहीं करता है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में जस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखो कि एग्जामिनर इस बात पर ज़रूर ध्यान देगा कि तुमने IR ड्रॉप को अगर ज़्यादा दिखा दिया और IX ड्रॉप को कम दिखा दिया तो कहेगा कि ये बच्चा इस बात को नहीं जानता था
कि x/r रेशियो ट्रांसफार्मर में बहुत लार्ज होता है। इसलिए जब भी फेजर डायग्राम बनाओगे इस बात का ध्यान रखोगे जो मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, हमेशा IR के ड्रॉप को कम दिखाना और IX के ड्रॉप को ज़्यादा दिखाना। बात समझ में आई? इस बात का हमेशा तुम ध्यान रखो। अब इसी से एसोसिएटेड एक और बात मैं तुमको बताऊं। बच्चे बड़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं कि ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है कि ए स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। जो लोग थेराजा टाइप की किताब को पढ़ते हैं उसमें ए कभी 1 से ज़्यादा होता है, ए कभी 1 से कम होता है, तो और पागल हो जाता है। तुमको ज़िंदगी भर पागल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे तुम कभी गलती नहीं करोगे। देखो IEEE ने तो डिफाइन कर दिया, टर्न रेशियो A इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाई वोल्टेज टर्न्स टू नंबर ऑफ लो वोल्टेज टर्न्स। नंबर ऑफ HV टर्न्स टू नंबर ऑफ LV टर्न्स डिफाइन कर दिया। तो ये तो हमेशा एक या एक से ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर तुम कंफ्यूज कर जाओ कि पता नहीं प्राइमरी से टू सेकेंडरी है कि सेकेंडरी टू प्राइमरी है, एकदम हम पागल हो रहे हैं, हम क्या करें, तो एक बात याद रखना हमेशा हमेशा, रेफर टू HV अगर तुमने किया, HV मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग में रेफर तुम करोगे, तो तुम जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी जो आए उसका वैल्यू होना चाहिए हाई। तो HV वाइंडिंग के साथ याद रखो हाई वैल्यू, HV के साथ हाई वैल्यू। तुम ए स्क्वायर से कुछ ऐसा करो कि वैल्यू हाई आ जाए, समझ गए? तो अगर तुमने गलती कर भी दी तो ये तो याद रहेगा ना कि हाई वैल्यू आना चाहिए। वो तो अंधा भी देख करके बता देगा कि LV साइड में जो वैल्यू था उसको रिफ्लेक्ट करने पर HV साइड में हाई आया कि नहीं। इसी तरीके से LV साइड में तुमको लो वैल्यू आना चाहिए। अगर तुम HV साइड की क्वांटिटी को रेफर कर रहे हो LV साइड में, तो याद रखो कि LV का मतलब लो वोल्टेज तो होता ही होता है। तुम याद रखो लो वैल्यू। तुम ए स्क्वायर के साथ कोई ऐसा ऑपरेशन कर दो कि वैल्यू लो आ जाए। इस बात को अगर तुमने याद रखा तो जिंदगी भर गलती नहीं करोगे। हमेशा ध्यान रखना इस बात का। कोई नहीं तुमको ये सब बताएगा, ये सब ट्रिक कोई नहीं तुमको बताएगा। बच्चे तुम मुझसे पढ़ रहे हो, इन बातों को याद रखो। HV मीन्स हाई वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स, इम्पीडेंस के पैरामीटर्स हाई होनी चाहिए। LV का मतलब लो वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स, इम्पीडेंस के पैरामीटर्स का वैल्यू लो होना चाहिए। ठीक है? अब दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स जो मैं बातें तुमसे करूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी भर याद रखना। देखो, हम लोगों ने एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ये बनाया था, देख लिया, रेफर टू प्राइमरी, जिसमें ये एक्साइटेशन ब्रांच जो थी ये एक टी की सूरत में इसको बनाई हुई थी। इसीलिए बाद लोग इस इक्विवेलेंट सर्किट को स्टीनमेट्स टी इक्विवेलेंट सर्किट भी बोलते हैं। टी फॉर्मेशन लग रहा है ना, ये प्राइमरी के पैरामीटर्स, ये सेकेंडरी के पैरामीटर्स, रेफर्ड वैल्यू ऑफ कोर्स, और ये यहाँ पर जो टी बना रहा है ये है। अब इसकी वजह से जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया वो कितना झंझट का कैलकुलेशन था, वो तुम गौर से देखो, वो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, गौर से देखो। फ्रॉम एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑलरेडी कैलकुलेटेड डेटा मैं तुमको दे रहा हूँ। V2 डैश 2300 एंगल 0 डिग्री था, I2 डैश 10 एंगल माइनस 36.87 डिग्रीज था। E1 कैलकुलेट हमने किया था 2336.98 एंगल 0.73 डिग्रीज था, जिसकी गलती मैंने किया था कि E1 का एंगल इनपुट PF में ले लिया था। I0 का वैल्यू 0.2965 था, एंगल माइनस 79.4 था, जिसको मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट 3% के करीब है ये फुल लोड वैल्यू का, और एंगल तकरीबन 80 डिग्रीज के है, ये भी मैंने उस वक्त बताया था। I1 का वैल्यू 10.22 एंगल माइनस 37.99 था एम्पियर्स, और V1 का वैल्यू था 2375.74 एंगल 1.44 डिग्रीज। Φ1 39.43 डिग्रीज था, जो मतलब शुरू में गलत किया था, बाद में करेक्ट किया, और इनपुट PF था 0.7724 लैग। अब तुम ये सोचो कि इसके लिए हमने कितनी मेहनत किया था। इस वोल्टेज में इन ड्रॉप्स को जोड़ा तो E1 पहुंचा, E1 पहुंचने के बाद हमने IC निकाला, I5 निकाला, I0 निकाला, उसके बाद I1 निकाला, IC प्लस I5 करके I1 निकालने के बाद E1 में ये दोनों ड्रॉप्स जोड़ा, तब जाकर के E1 निकला, है ना।
और ये जो शंट ब्रांच थी उसको हमने चेक किया तो पाया कि ये फुल लोड का तो 3% ले रही है, 3% ले रही है। और इस 3% करंट को लेकर के भी ये कमबख्त हमारी जिंदगी हराम कर रही थी, इसलिए कि सर्किट को सॉल्व करने में बेतहाशा मुसीबत हमको पेश आई। अब यहाँ पर मैं तुमको एक कार्डिनल प्रिंसिपल बताता हूँ। हमारे बच्चे जो मुझसे पढ़ चुके हैं हर जगह, वो इस प्रिंसिपल को जानते होंगे, जो मैं उनसे हमेशा कहता था। और से सुनो, इट इज इंडिकेशन ऑफ ए हेल्दी माइंड not to seek exactness where an approximation is possible. हेल्दी माइंड की यह निशानी है कि एग्जैक्टनेस के चक्कर में नहीं रहे जहां अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाए। समझते हैं आप? हम लोग इंजीनियर हैं बेटा, हम लोगों का काम है कि पूरे ह्यूमन रेस को, पूरी सोसाइटी को हम मोस्ट टेक्नो इकोनॉमिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, चिल्लड़ की चाह नहीं नोचें। ये सब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का काम होगा। हमारा काम पाई के वैल्यू का चल जाता है 22/7 से भी। पाई का वैल्यू बचपन से हम लोग 22/7 ही रखते थे। कैलकुलेटर पर देखोगे तो वो 22/7 से कुछ अलग होगा, करके देखना कैलकुलेटर पर निकाल के पाई का वैल्यू। और वो भी अभी पक्का नहीं हुआ है। लोग रिसर्च करते रहते हैं कि पाई का वैल्यू मिलियंस डिजिट में क्या होगा, बिलियंस डिजिट में क्या होगा। हम लोग उससे चक्कर में पड़ते ही नहीं है। मेरा काम तो 22/7 भी से चल रहा था। क्या हासिल हो जाएगा उससे? पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, हासिल कुछ नहीं होगा। पाई का वैल्यू अगर मिल ही गया सही, और कभी नहीं मिलेगा, मैं तुमको बताऊं कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज ए डिवाइन फिगर। इट इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए परफेक्ट सर्किल टू इट्स डायमीटर। वो ऊपर के वाले के सिवाय और कोई नहीं जानता है। कितना तुमको वक्त लगाना है, डिसीजन तुम्हारा है। मेरा जैसा आदमी कभी नहीं इस वक्त लगाएगा। पाई का वैल्यू जो साइंटिस्ट ने हमको दे दिया है 4-8 प्लेस तक, मेरा उसी से काम चल जाएगा। 22/7 से भी हम काम चला लेते हैं। इसी माइंडसेट के साथ मेरे साथ तुम लोग चलोगे। इंडिकेशन ऑफ ए हेल्दी माइंड नॉट टू सीक एग्जैक्टनेस व्हेन अप्रोक्सीमेशन इज पॉसिबल। तो मैंने ये देखा बच्चों कि ये जो ब्रांच है जो हमको इतना तकलीफ दे रही थी, ये 3% से ज़्यादा तो करंट ले नहीं रही थी, मैक्सिमम 5% ले लेगी, और इतना जिंदगी हराम कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इस ब्रांच को यहाँ से हटा करके सीधा प्राइमरी के टर्मिनल्स पे डाल देता हूँ। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में ये डेटा आ गया है, और से देखोगे अब एक्साइटिंग ब्रांच को हमने शिफ्ट कर दिया इनपुट टर्मिनल्स पे। इस सर्किट को देख लो गौर से। देखो, एक्साइटिंग ब्रांच शिफ्टेड टू इनपुट टर्मिनल्स, यहाँ पहुंचा दिया हमने। अब उससे पहुंचाने से हुआ क्या, अब उसका इफेक्ट हम देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो तुमको नजर आई होगी वो नजर आई होगी कि R1 R2 डैश सीरीज में आ गया, JX1 JX2 डैश सीरीज में आ गया। तुम जानते हो कि जब सीरीज में आ जाए तो ये पैरामीटर्स जुड़ जाते हैं। अब एक नया टर्म आएगा जो मैंने लिखा नहीं है, तुम लोग सब जानते हो, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं। R1 plus R2 dash, R1 plus R2 dash is known as R1 equivalent. Equivalent resistance referred to primary. वैसे ही X1 plus X2 dash is called X1 equivalent, named as equivalent reactance referred to primary. दोनों जुड़ गया। अब उसके जुड़ जाने के बाद क्या आसानी होगी वो मैं तुमको दिखाने वाला हूं। देखो, R1 इक्विवेलेंट, X1 इक्विवेलेंट, ये ब्रांच यहाँ पर है।
ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट कहलाता है। इट इज कॉल्ड द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। अब जिंदगी कितनी आसान होगी तुम गौर करो। तुमको V1 निकालना है ना बच्चे, V2 डैश प्लस I2 डैश इंटू Z1 इक्विवेलेंट कर देना। Z1 इक्विवेलेंट इज नोन एज इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर्ड टू प्राइमरी। हो गया काम। स्ट्रेट तुमको निकल जाएगा V1 इज इक्वल टू V2 डैश प्लस I2 डैश इंटू Z1 इक्विवेलेंट, सीधा मिल जाएगा V1। देखे नहीं आ रहा है? करके हम लोग देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से जो रिजल्ट आया था उसके मुकाबले में ये रिजल्ट कैसा है। रेडी, लेट अस प्रोसीड। और से देखो, फ्रॉम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट कैलकुलेशन कर लेना। V1 इज इक्वल टू V2 डैश प्लस I2 डैश इंटू Z1 इक्विवेलेंट। और से देखो Z1 इक्विवेलेंट क्या है, 1.15 ओम प्लस 1.15 ओम 2.3 ओम प्लस J 4.6 प्लस 4.6 9.2। सॉल्व तुमने किया तो आ गया 2374.35 एंगल 1.44 डिग्री। मैग्नीट्यूड तुम कंपेयर करो जो V1 का ओरिजिनल था, पीछे वाले डायग्राम में दिखाएं। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से V1 था 2375.74 और एंगल 1.44 ही था। अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ने भी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वाले ने एंगल यही दिया है, और वहां क्या है 2375.74 के बजाय, तुमको दिखाता हूं फिर, 2374.35 एंगल 1.44। क्या ये इतना डिफरेंस है कि इसके लिए जान दे दोगे? पागल हो क्या? कुछ नहीं, जस्ट फॉरगेट इट, just forget it and use first approximate equivalent circuit the moment you require it। कोई प्रॉब्लम नहीं, नथिंग। जिंदगी आसान करो। जिंदगी आराम से जीने के लिए है, अगर काम चल गया तो आप बैल मुझे मार क्यों करना है। अब मैं तुम्हें बताऊं, यहीं पर तुमको बताता हूं। देखो, अब यहां पे तुम गौर कर रहे होगे कि एक्साइटिंग ब्रांच को मैंने शिफ्ट कर दिया तो R1 और R2 डैश दोनों में I2 डैश करंट फ्लो कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में, तुम गौर करना, अब मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में R1 में I1 जा रहा था और R2 डैश में I2 डैश जा रहा था। तो अगर तुम वहाँ कॉपर लॉस कैलकुलेट करते तो कैलकुलेट करते I1 स्क्वायर इंटू R1 प्लस I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश, ये होता कॉपर लॉस। अब तुमने जब शिफ्ट कर दिया तो तुमको लगेगा कि अरे अब तो I2 डैश ही R1 में जा रहा है, तो अब लगता है कि कॉपर लॉस कुछ कम होने वाला है और एफिशिएंसी हमको ज्यादा मिलेगी। तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ सकता है। लेकिन इससे पहले कि तुम किसी नतीजे पर पहुंचे, एक और बात मैं तुमको बता दूं। पहले ये जो शंट ब्रांच थी वो यहाँ थी, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ थी, इसलिए जो आयरन लॉस था वो E1 स्क्वायर बाई RC था। अब जब तुमने इसको शिफ्ट कर दिया तो अब इसमें जो आयरन लॉस आएगा वो V1 स्क्वायर बाई RC आएगा, और तुम जानते हो कि V1 का वैल्यू E1 से ज्यादा है। इसलिए जहां पर कॉपर लॉस थोड़ा कम नजर आएगा वहीं पर आयरन लॉस थोड़ा ज्यादा नजर आएगा। बात बराबर हो गई, खास एफिशिएंसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर दिया है बच्चे, तुम देखो, मेरी नजर के सामने देखो और से देखो। इन एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, copper loss is equal to I1 square R1 plus I2 dash whole square into R2 dash is equal to 10.22 square into 1.15 plus 10 square into 1.15। तो कॉपर लॉस एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में आया 235.16 वाट्स। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में आयरन लॉस क्या आया, E1 स्क्वायर बाई RC 2336.98 होल स्क्वायर बाई 46 किलो ओम 118.73 वाट्स। तो टोटल लॉस जो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में आया वो आया 253.89 वाट्स।
ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट लॉस है। अब मैं तुमको दिखाता हूं फ्रॉम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। गौर से देखो, कॉपर लॉस इज I2 डैश एल स्क्वायर इंटू R1 इक्विवेलेंट 230 वाट। इससे पहले क्या था? गौर से देखो, 235.16 वाट था। अब क्या है? 230 वाट, स्लाइटली लोअर। ठीक है। आयरन लॉस यहाँ है 122.56 वाट, जो स्लाइटली हायर है, इसलिए कि पिछले डायग्राम में आयरन लॉस देखो 118.73 था। तो ऑल सेड एंड डन क्या हुआ? टोटल लॉस जो ट्रांसफार्मर का आया वो ऑलमोस्ट सेम आया, 352.56 वाट यहाँ आया, उससे थोड़ा सा ज्यादा तुमको यहाँ मिल रहा होगा 253.89। तो इतने से वर्क के लिए जानने दोगे क्या? कुछ नहीं, नेवर डू दैट। जस्ट यूज फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट एंड गो विद इट, सिंपली गो विद इट। हम लोग हमेशा ही एनालिसिस के लिए सिस्टम में हमेशा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट यूज करते हैं जब हम लोगों को एफिशिएंसी कैलकुलेशन का भी ध्यान होता है। तो अब यहाँ पर एक मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? इसकी खबर तुमको अभी नेक्स्ट थोड़ी देर में लग जाएगी। गौर से देखो, हमने क्या किया, इस ब्रांच को देखा कि ये 2-3% तो करंट ले रहा है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में तो ही ले रहा है ना फ्री। तो हमने सोचा कि फुल लोड के मुकाबले में इसकी औकात क्या है, इसको हटा के बाहर फेंक दो, जस्ट फॉरगेट इट। शर्त यह है कि एफिशिएंसी कैलकुलेशन में करना हो तो तुम कोर लॉस को बाहर नहीं फेंक सकते। लेकिन जहां तुमको ये जरूरत नहीं है, इसको अगर तुम हटा भी दो तो V1 पे कोई असर पड़ रहा है, V2 डैश प्लस I2 डैश इंटू जेड इक्विवेलेंट तब भी है, तुम हटा दो तब भी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम लोग आमतौर पे फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट में इस चीज को पूरा हटा देते हैं। दिस इज द सेकंड एंड फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें सिर्फ तुम दिखा रहे हो R1 इक्विवेलेंट, X1 इक्विवेलेंट, V2 डैश और V1, और करंट है सिर्फ I2 डैश, नॉट I1। ये ध्यान रखो, हम लोग इसको I2 डैश ही कहते हैं। बैलेंसिंग करंट और सेकेंडरी करंट रेफर्ड टू प्राइमरी। आराम से V1 निकल जाएगा, बाकी जितनी चीजें हैं निकल जाएंगी। अरे हम लोग तो फिर भी इतनी मेहरबानी कर देते हैं जी, पावर सिस्टम वालों से पूछो कि ट्रांसफार्मर जो सिस्टम में उनके नजर आता है उसको वो कैसे ट्रीट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को तो लात मार करके बाहर कर देते हैं, उसको तो शॉर्ट सर्किट से दिखा देते हैं। बड़े बड़े जो पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनको भी सिर्फ रिएक्टेंस से इंडिकेट करते हैं। समझ रहे हो? हम लोग इतनी इज्जत इसलिए दे रहे हैं कि ये हमारी अपनी औलाद है, अपनी औलाद को कितना बेइज्जत करें। इसीलिए हमारे रिप्रेजेंटेशन में R1 इक्विवेलेंट भी होता है और X1 इक्विवेलेंट भी होता है। तो हमारी तरफ से बच्चों सेकेंड एंड फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट ये रहा। ठीक है, दिस इज द फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट। इसी से हम लोग काम चलाएंगे सारी एनालिसिस में, अनलेस के कोई बहुत ज़रूरी काम पड़ जाए तो फिर देखा जाएगा। एफिशिएंसी के लिए हम लोग फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट यूज़ कर लेंगे, और कोई पीछे ही पड़ गया कि एग्जैक्ट कराना है नहीं तो नंबर नहीं देंगे तो कर लेंगे हम लोग एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से, जो T इक्विवेलेंट है 16 मिनट्स का, उससे कर लेंगे। लेकिन अदरवाइज हमारा अच्छा खासा काम सेकेंड एंड फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट से चल जाता है। सो जस्ट डोंट वरी। ठीक है बच्चों, राइट। तो अभी तक के स्टडी में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डेवलप किया, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशंस किए, और फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट जो तुम्हारे सामने है वहां तक हम लोग पहुंचे। अब तुम लोग एक काम ये करना मेरे लिए कि इस सेकेंड एंड फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट का एक फेजर डायग्राम बनाना, लैगिंग पीएफ के लिए भी, यूनिटी पीएफ के लिए भी, और लीडिंग पीएफ के लिए भी। इस बात का ध्यान रखना कि IR ड्रॉप
कम नज़र आना चाहिए आई एक्स के ड्रॉप से। हम ये नहीं कहते हैं कि 4:1 ही दिखा है, लेकिन कम से कम ज़्यादा तो दिखे आई एक्स का ड्रॉप। इस बात का ध्यान रखोगे, फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे। कोई दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। फेजर डायग्राम बीच में आता ही बनता ही रहेगा, इसलिए शायद मैं अलग से नहीं बनाऊं, लेकिन अगर तुम फरमाइश करोगे तो एक आध वीडियो के बाद मैं फेजर डायग्राम तुम लोगों के लिए इन तीनों का बना दूंगा। अभी मैंने तैयार नहीं किया है, इसलिए कि बहुत सिंपल सी चीज़ है। जो लोग सर्किट को सॉल्व करना जानते हैं वो फेजर डायग्राम आराम से इसका बना सकते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग स्टडी करेंगे उसके बारे में मैं तुमको बैकग्राउंड दे दूं। स्टडी ये करेंगे कि ये पैरामीटर्स तो हम निकल गए इक्विवेलेंट सर्किट के आगे। अब इनको निकालेंगे तब तो कैलकुलेट करेंगे। इनको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल 2 टेस्ट हम लोग करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हर बच्चा ज़रूर जानता है। याद आ गया? जी, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। वो डिटेल में करने से पहले वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। एक दिन में बहुत ज़्यादा करना ठीक नहीं है। तुम लोगों का दिमाग ऐसे भी बिल्कुल परेशान रहता है। बताओ ना, इतनी बड़ी गलती मैंने इनपुट पीएफ के कैलकुलेशन में कर दी और किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। प्रोफेसर अरविंद को मुझे पॉइंट आउट करना पड़ा। कितनी शर्म की बात है तुम लोगों के लिए। अरे मैं तो सठिया गया हूँ, गलती कर दिया, लेकिन तुम लोग जवान आदमी है यार, तुम लोग को बताना चाहिए कि सर ये गलती हो गई है आपसे। लेकिन हम क्या करें, तुम लोगों में ऐसे 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 बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि एस अगर लो हो गया है और बी अगर हाई हो गया है तो आई वेरी लो कैसे हो जाएगा सर, ये समझा दीजिए। बताइए। आज हमने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम ये बताओ, वो आर्ट्स की आदमी है। मैंने पूछा कि तुम ये बताओ कि 1/2 और 1/3 में छोटी क्वांटिटी कौन है? तो बोली 1/3। पता ये आर्ट्स की औरत जो बेचारी कोई खास मैथमेटिक्स में दिलचस्पी नहीं रखती हो, वो बता सकती है, और तुम इंजीनियरिंग करने के बाद पूछ रहे हो कि न्यूमरेटर का वैल्यू अगर कम हो गया और डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ गया तो क्वांटिटी डिग्री लो कैसे हो गई? आई हैव नथिंग टू से बेटा। आई हैव एब्सोल्युटली, आई एम ऑयस्ट्रक। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है बेटा। आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। और तुम लोगों का जब हाल है, तुम लोग चाहते हो कि हम ये सब वीडियो बनाने के बाद तुमको नोट दे दें पीडीएफ में। अरे जाओ ना, सारे हिंदुस्तान में मेरा नोट बिकता है। यहाँ तो ऑडियो वीडियो सब बना करके लोग बेच रहे हैं, मुझे एक पैसा नहीं दे रहे हैं। जाके नोट खरीदो, ऑनलाइन लोग खरीद रहे हैं। अभी एक कलकत्ते से एक लड़के ने हमको बताया कि हम दिल्ली से ऑनलाइन मंगवा लिया आपका सर, सारा लेक्चर नोट मंगवा लिया। तो अगर खरीदोगे तो जिस बैच को मैंने कंप्लीट पढ़ाया था इलेक्ट्रिक मशीन्स, उसी का खरीदना। आमतौर पर सुपर टैलेंट बैचेस को मैंने कंप्लीट पढ़ाया था, उनका खरीदना। बाकी बैचेस में मैंने 2-2 दिन पढ़ाया था, उसका मत खरीदना। एनीवे, बात कुछ और निकल आई। तो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तुम लोग भी थोड़ा सा पढ़ करके रखना ताकि तुम लोगों को आसानी हो। ठीक है बच्चों? ऑलराइट। और जो प्रॉब्लम्स मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ उसमें टेलीग्राम पे, उसको उसको भी तुम लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो? ख़ास तौर से वो लोग जो पहले तैयारी कर चुके हो, कोर्स पूरा कर चुके हो, उनके लिए तो वो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमको बताओ। जब 3-4 प्रॉब्लम मैं दे लूँगा और उसका जवाब आ जाएगा, तो उनके लिए एक कंसाइज़ वीडियो बनाऊँगा अकेले। उसका इस ट्रांसफार्मर की पढ़ाई के प्रोग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो स्टैंड एलोन टाइप का वीडियो होगा जो कि सिर्फ उस न्यूमेरिकल को एड्रेस करेगा। लेकिन तुम पार्टिसिपेट भी तो करो। तुम लोग तो कुछ करते नहीं हो, तो क्या दिल चाहेगा करने का? मैं बेहतरीन न्यूमेरिकल्स निकाल कर लाना चाहता था कि जो बच्चे एडवांस स्टेज की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी कुछ मटेरियल आ जाए। ये तो प्रिलिमिनरी बिल्कुल चीज़ है, ये तो वो बच्चे कर ही चुके हैं, तो इनके लिए क्या नया है? बट एनीवे, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं हम लोग। अ, फिर अगले वीडियो में जैसे मैंने बताया, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को इंशाल्लाह डील करेंगे।
अब मैं तुमसे इजाज़त लेता हूँ। हैव ए नाइस टाइम, गुड बाय एंड गुड लक।